नंदीग्राम और हल्दिया से होते हुए मनोज्ञा लोईवाल अब पश्चिम बंगाल के राजरहाट पहुंची है। राजरहाट उत्तर 24 परगना जिले में आता है और विधान नगर क्षेत्र का हिस्सा है। 3 विधानसभा सीटों वाले विधान नगर के राजरहाट की सड़कों पर हमें चुनाव प्रचार की हलचल ज्यादा तो नहीं दिखी, लेकिन लोगों ने यहाँ हमें अपने चुनावी मुद्दे और समस्याएं बताई। वेस्ट बंगाल में आपका डेवलपमेंट का बहुत स्कोप है। सिर्फ कलकत्ता एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो सारे डिस्ट्रिक्ट से लोग जॉब्स के लिए यहीं पे आते हैं। तो गवर्नमेंट अगर चाहे तो और 2-3 सिटीज को डेवलप कर सकती है। जो पेट्रोल का भाव जो बढ़ रहा है, जो भी गैस का भाव जो बढ़ रहा है, सबको एफोर्डेबल बजट में मिले। शिक्षा या फिर आपका हेल्थ या फिर सिक्योरिटी, ये तो हम लोगों को मिलता नहीं है। वैसे बंगाल में कल का दिन सियासी हलचल वाला रहने वाला है। गृह मंत्री अमित शाह आज रात कोलकाता पहुंच रहे हैं। अमित शाह जब भी बंगाल पहुंचते हैं तो बीजेपी और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में जमकर जुबानी जंग होती है। उधर टीएमसी और बीजेपी की टक्कर के बीच खुद को चुनावी मैदान में दिखा रहा लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन भी कुनबा बढ़ा रहा है। इस गठबंधन में फुरफरा शरीफ के अब्बास की पार्टी इंडियन सेकुलर फ्रंट के साथ लालू यादव की आरजेडी और शरद पवार की एनसीपी भी शामिल हो गई है। इसी सियासी हलचल पर बंगाल का मूड क्या है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री की शुरुआत आज मनोज्ञा लोईवाल विधान नगर के राजरहाट से कर रही है। नमस्कार, आमी मनोज्ञा लोईवाल और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम कौन बनेगा मुख्यमंत्री, सीधे राजरहाट से, कोलकाता के इस इलाके से जिसने न जाने कितनी बातें, कितनी और यादें रखी हैं। लेकिन इस बार क्या होगा नया? हमारे साथ है एक और जनता, तो वहीं दूसरी ओर है आला नेता विभिन्न पार्टियों के। शिशिर बाजोरिया है बीजेपी से, साइना है हमारे साथ कांग्रेस से, अमित गुप्ता है हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस से और हक साहब है सीपीआईएम से। सबसे पहले सवाल करेंगे कि आखिरकार इस बार तृणमूल कांग्रेस के लिए क्या है टारगेट और कैसे इस बार नैया पार लगाएगी तृणमूल कांग्रेस? देखिए, तीसरी बार के लिए ममता बनर्जी मुख्यमंत्री की शपथ लेगी और 294 सीट में ममता बनर्जी को देखकर पब्लिक वोट देगा, उनके काम को वोट देकर वोट देगा। और बीजेपी ये जो पैसा खर्च कर ईडीआई सीबीआई का भय दिखाकर नेताओं को तोड़ रही है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ममता बनर्जी के काम को देखकर पब्लिक वोट देगी। काम तो देखती है, लेकिन जनता ये भी सुनती है कि जय श्री राम पर थोड़ा सा नाराजगी हो जाती है। ऐसा क्या हो जाता है? ये गलत तरह का प्रचार किया जा रहा है। ममता बनर्जी को जय श्री राम के नाम से कोई चीड़ नहीं है। ममता बनर्जी खुद एक नारी है, वो नारी का सम्मान चाहती है। अगर जय श्री राम के जगह जय सिया राम अगर बोले तो ममता बनर्जी खुश होगी। बड़ी गजब बात है, हर बात में शब्द बदलकर राजनीति करने में क्या मिलता है? शिशिर जी आप ही बता दीजिए। मेरे भाई को शायद ये पता नहीं है कि राम जी का परिचय क्या है। सीतापति राम। अब आप जय श्री राम बोलो, जय सिया राम बोलो, उसमें कोई भेद नहीं है। मगर एक बात पूरा दुनिया देखा है, खाली यहाँ की जनता नहीं, क्योंकि कुछ लोग ने जय श्री राम बोल दिया, उसके प्रतिवाद में हमारी मुख्यमंत्री महोदया बैठ गई, बोली मैं भाषण नहीं। तो वो तो ये भी बोली है कि हमें गाली दिया गया, ये बोली है कि हमें अनादर किया गया। देखिए जय श्री राम यहाँ क्या हुआ है, याद कीजिए, अपने उस टाइम पैदा नहीं हुए थे जब हम स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे। वंदे मातरम एक नारा हो गया कि लोग जाके अंग्रेज साहबों के पीछे से बोल के भाग जाते थे, वंदे मातरम। वंदे मातरम मतलब तुम देश छोड़ो। अब दुर्भाग्य है कि हमारे मुख्यमंत्री महोदया को जय श्री राम लग रहा है कि प्रदेश छोड़ो। क्या सारे मुद्दे कम हो गए हैं या मुद्दों की संख्या कम हो गई है जो अब सिर्फ धर्म और इसी तरह के सब्जेक्ट्स उठ रहे हैं? आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि बीजेपी और तृणमूल ने 10 सालों में कोई काम नहीं किया, संतरास किया है, लूट मचाया है, माँ माटी के नाम पर लोगों को लूटा है। उनके पास अब कोई इशू नहीं है आवाम के पास जाने के लिए। बीजेपी के पास तो पूरे हिंदुस्तान में कोई मुद्दा नहीं है राम के अलावा, क्योंकि राम नाम के अलावा अगर आप उनसे पूछिए देश का इकोनॉमिक क्या है, पेट्रोल डीजल का दाम जो खुद हमारे प्रधानमंत्री जो जगह जगह में डीजल का दुकान, पेट्रोल के दुकान में उनके बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए होते हैं कि
आप गैस कम दामों में महिलाओं को दिलाएंगे। आज गैस के दाम 800 रुपए हो गए। कौन से गरीब घर की महिला 800 रुपए के गैस खरीद पाएंगे? तो ये जब बात कर रहे हैं बाकी सारे काम की, तो तमीजुल साहब ये बताइए कि क्या बंगाल में 34 वर्ष में आप जो उन्नति करना चाहते थे नहीं कर पाए, अब क्या उसके लिए लड़ाई करेंगे? 34 साल में हम लोगों ने बहुत सारा काम किया है, लेकिन जिस नाम पे यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस की सरकार आई, पिछले 10 साल में उन्होंने क्या किया है। आज जो ऐसे कोई राम के नाम पे लड़ रहा है, कोई जय श्री राम बोलने के नाम पे जो ऐसे झगड़ा कर, असल में ये बिजबुल की जो सरकार चल रही है, ये दोनों के पास कोई मुद्दा नहीं है। न इनके पास कल है, न कारखाना है, न टीएमसी यहाँ कोई कल कारखाना लगा रही है। और एक तरफ बीजेपी जो हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद जो हमारे और आपके जो टैक्स के पैसे से जो बना था, उस टैक्स के पैसे से कल कारखाने को हर दिन बिक्री कर रही है। और जय श्री राम का नारा देकर करके हमारे देश के सबसे ज्यादा अगर किसी को बेवकूफ बनाया तो हमारे देश के राम भक्त जो हमारे हिंदू भाई लोग हैं, सबसे ज्यादा उनको बेवकूफ। बड़ी दिलचस्प बात है। लेकिन एक बात आपको बता दें कि राजरहाट का इलाका, आपको दिखा दें इस इलाके की खासियत क्या है। ये नई नई इमारतें, जैसे दिल्ली में आपके लिए गुड़गांव और नोएडा है, तो एक और गांव है, करीब 5 पंचायत मिल जाएंगे आपको न्यू टाउन इलाके में। तो वहीं दूसरी ओर बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े दफ्तर। तृणमूल कांग्रेस में वादे और दावे किए गए थे कि जितनी बात होगी कम से कम आईटी का डेवलपमेंट होगा। 2 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरियां भी मिली है। और ये सरकारी आंकड़े हैं जो कहते हैं कि न सिर्फ यहां पर 150 से ज्यादा स्टार्टअप्स हुए हैं और कंपनीज हुई हैं, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा काम भी हुआ है। जनता से हैं, आप क्या कहेंगे, किसके लिए क्या सवाल है? कि देखिए, ममता आंटी ने 10 वर्ष जो काम किया है, हम लोग न्यू टाउन में रहते हैं। न्यू टाउन में बहुत सारा आईटीआ है, जो टीसीएस का है, यूनिटेक भी है, बहुत सारे आईटी न्यू टाउन में है और भी आ रहे हैं। अभी भी जो आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल है, ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेगी वेस्ट बंगाल में? देखिए, सवाल नहीं है, जब समर्थक होंगे तो सवाल नहीं करेंगे, लेकिन सवाल क्या है आपका? मैं बीजेपी के प्रतिनिधि को एक बात बता दूं कि आप सवाल करिए। आप जिस तरह से नारी प्रधान अर्थात भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा में नारी को प्रधानता दी जाती है, आप जिस तरह से सीता को एक हाशिए पर रखकर राम को केंद्र में रखते हैं, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति सीता को लेते हुए जय सीताराम का नारा लगाता है, जय श्री राम का नहीं। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या एक शब्द बदल देने से उसका भाव बदल जाता है या सिर्फ सब जानबूझ के किया जाता है? देखिए, ये केवल, मैं तो बोलूंगा, इतने दिन बाद कम से कम इनके मुंह से, हमारी मुख्यमंत्री महोदया के मुख से जय सियाराम तो निकला, मैं उसका स्वागत करता हूं। आपके मुख से तो कभी राम निकलता ही नहीं था, क्योंकि आप तो एक तरफा ही देखते थे। अब उसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई विवाद नहीं है। कम से कम उनके मुंह से केवल राम नहीं और सब हिंदू हमारे भगवानों का नाम निकल रहा है। लेकिन बंगाल में दीदी ने कहा है कि मैंने विकास बहुत किया है, जो आईटी कंपनीज बनी है नैस्कॉम के साथ और बाकी सारे आंकड़े बता रहे हैं, रोजगार कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। केंद्र मदद नहीं करता है, इसलिए बंगाल को दिक्कत होती है। प्राय 5 दशक हो रहे हैं, 34 और 10, प्राय 4.5 दशक बंगाल को मिला है। मैं बंगला शब्द यूज करता हूं, गोल्ला। पहले 34 साल क्या था, शिल्पोर कालो हाथ भेंगे दाओ। जिसका आप बोल रहे हो उसका काला हाथ है, उसको तोड़ देंगे, वो कहां से शिल्प आएगा? उसके बाद क्या आया? सिंडिकेट, तोलाबाजी, जबरन वसूली। जबकि मुख्यमंत्री महोदय, मैं सब कोट उनका ही कर रहा हूं। 21 जुलाई के एक फंक्शन से उन्होंने कहा सिंडिकेट करोगे तो पार्टी नहीं करना। इसका मतलब आप मान रही हैं कि सिंडिकेट कुछ गड़बड़ है। अरे सिंडिकेट तो जबरन वसूली है। बट गुप्ता जी, आपसे पूछना चाहेंगे, सिंडिकेट का आरोप इस इलाके में और बाकी सारे इलाकों में हमेशा लगता रहा है क्या ये सिंडिकेट? देखिए, सिंडिकेट का तो आरोप लगाएंगे, विपक्ष का काम है आरोप लगाना। अभी थोड़ी देर पहले ही आपने कैमरा घुमाया और न्यू टाउन के डेवलपमेंट को दिखाकर कहा कि दीदी ने डेवलपमेंट किया। लोगों को डेवलपमेंट से मतलब है और विपक्ष का काम है आरोप लगाना। आप ही बताइए, ये व्याख्या कर रहे थे सियाराम जी का। मैं कहता हूं, बीजेपी के नजर में नारी का कोई वैल्यू नहीं है। यही वजह है कि दिलीप घोष ने दुर्गा मां को मां कह के नहीं, एक दुर्गा कह के संबोधित किया, उनके अस्तित्व पे सवाल उठाया। जो जगत जननी है, जिन्होंने इस जगत को जन्म दिया है, वो सब हमारी मां है, उसके ऊपर लालछन लगाया। पहले इनको बोलिए, वो दिलीप घोष का कोटेशन है कि ये बीजेपी अपने को उस कोटेशन से अलग कर। मैं आपसे विकास और सिंडिकेट की बात कर रही हूँ, आप फिर जय श्री राम पे चले जाते हैं। ये आरोप है, ये आरोप है। आप प्रमाण दिखाइए,
आरोप तो बहुत सारे हैं। आपके खुद के नेता जो पार्टी छोड़ के जाते हैं वो कहते हैं इतना सिंडिकेट है कि परेशान है। एक से एक ऑपरेशंस हो गए जिसने ये साफ हो गया तस्वीरों में कि चलता क्या है। हालांकि बीजेपी में जब वही नेता जाते हैं तो पता नहीं क्या हो जाता है, साफ सुथरे हो जाते हैं। तो 10 साल तक उनको कुछ नजर नहीं आया। 10 साल आप मंत्री पद भोग किए हैं, सब सरकारी सुविधा भोग किए हैं, और आज ईडी सीबीआई से बचने के लिए बीजेपी में जा रहे हैं। और बीजेपी के पास क्या निरमा पाउडर है कि वहां आप साफ सुथरा बन जाते हैं? कौन सा वॉशिंग पाउडर है जो हर बार आपके पास आदमी आता है तो एकदम साफ सुथरे कपड़ों में दिखाई देता है? बिल्कुल नहीं। देखिए, तृणमूल के जो नेता यहाँ आ रहे हैं, एक के बाद एक ही चीज बोल रहे हैं कि हमारा दम घुट रहा है। दम घुटना स्वाभाविक है। बुआ भतीजा, पीसी भाईपो, इनका सरकार, तो ये तो होगा ही, स्वाभाविक है। और जहां तक आप ये राजारहाट और विधाननगर, जो विधाननगर म्युनिसिपैलिटी है, सही माने में देखिए इमारत बहुत है, ये वृद्धाश्रम बन गया है। वृद्धाश्रम, क्योंकि युवा यहाँ से बाहर या तो हमारे और प्रदेशों में है या विदेश में है, क्योंकि यहाँ तो कोई नौकरी नहीं है। और इसका प्रमाण अब के लॉकडाउन में साफ हो गया। इतने जो हमारे प्रवासी कर्मचारी हैं, जो हमारे युवा है, जो प्रवासी युवा है, उनको सब यहाँ वापस क्यों आना पड़ा? क्यों? कि उनका घर यहाँ है, नौकरी यहाँ नहीं है, न शिक्षा है न नौकरी है। पहले 34 साल जो चला और उसके बाद तो वाम से अति वाम में हम आ गए। वाम से अति वाम, इसको कैसे कहेंगे? कैसे लगेगा जनता पर कम से कम इस दर्द को हटाने के लिए कोई वाम? असल में शिशिर जी जो बोल रहे हैं कि वाम से अति वाम, तो असल में अति वाम जो है इन्हीं की दल है, जो कल तकला जो है टीएमसी में थे, आज जो है बीजेपी में चले गया। और जो आपने सबसे अच्छा सवाल किया कि सिंडिकेट राज जो है, सिंडिकेट राज जो है इस मगरबी बंगाल के अंदर में चलाया किसने? आज जो है वो मुकुल राय हो, चाहे इस अंचल के सब्यसाची दत्ता हो, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, ये कल तकला सब जो है इन्होंने ही ममता बनर्जी के साथ जो है बैठ कर करके नंदीग्राम हो, सिंगूर हो, सब में इन्होंने बैठ कर करके ममता बनर्जी का समर्थन किया। और ममता बनर्जी की सरकार को ला कर करके आज जैसे उन्हीं के लोग को लेकर करके फिर आप कहते हैं ये लेकर आए, वो कहते हैं ये लेकर आए, कौन लेकर आया नहीं पता, लेकिन जनता ने तो वोट दिया है। जी, हम हमारे बीजेपी के जो प्रवक्ता है उनसे हम क्वेश्चन करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जब लॉकडाउन था तो आप लोग इलेक्शन जब रहता है तो जय श्री राम का नारा लेकर यहाँ चले आते हैं, लेकिन कोरोना का टाइम में लोगों को जो मदद मिलनी चाहिए उस समय तो इन लोगों को देखा नहीं गया। उस समय सिर्फ दीदी के लोगों को और जो उनके कार्यकर्ता। ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन क्या इसमें क्या सच्चाई है? जानेंगे खुद शिशिर जी से, क्या सच्चाई है? कहाँ थे आप उस समय? हाँ, मेरे भाई को ये नहीं पता, शायद वो देखे नहीं या अनदेखा कर रहे हैं कि जितने चावल के ट्रक भर भर के चोरी हुआ, ट्रक भर भर के चोरी हुआ, और साफ दिख रहा है वो ट्रक कहाँ जा रहा है, जो कि केंद्र से आया, राहत सामग्री केंद्र से आया, वो यहाँ तृणमूल ने भरपेट लूटा और यहाँ के लोग खाली पेट सोए। ये है वास्तव, और वही चीज हमको देखने में आया आम्फान। अब उसका नतीजा क्या हुआ? जब हाईकोर्ट बोला भाई आम्फान का ऑडिट कराओ, तो हमारी सरकार ने राजकोष को खत्म करके बार बार अपील में गया, ऑडिट नहीं कराओ। अरे यदि आपने चोरी नहीं किया तो ऑडिट से क्या आपको? नेताओं को भी घरबंदी कर दिया था क्या? नेताओं को भी तो घरबंदी कर दिया था बीजेपी के नेताओं को ही तो नहीं निकलने दिया जा रहा था। सब आए, सब हम लोग खुद जैसे हम जैसे लोग भी, कार्यकर्ता भी जा के घर घर में जाके राहत सामग्री बांटे हैं। इनको यदि नहीं दिखा क्योंकि ये लूटने में लगे थे। क्या सच्चाई है? कांग्रेस क्या? आप बोल रहे ऑडिट नहीं हुआ, मैं बीजेपी से पूछना चाहती हूँ लॉकडाउन के दरमियान जो पीएम फंड में जो पैसा गया उसका ऑडिट कब होने वाला है, वो भी जवाब दे। बता दीजिए आप। पीएम फंड में जो भी राशि पहुंचा है उसका पूरा हिसाब है, उसका पूरा हिसाब है। इनको नहीं दिखता है कोई बात नहीं है, पूरा हिसाब है। और जहां जहां जो देखिए इतने जो इक्विपमेंट आए हैं इस देश में आप ऐसा है, आप चाहते नहीं हम बोले सच। एक मिनट मैडम,
आप बोल रहे थे तो डिस्टर्ब नहीं कर रही थी। आप जब बोल रही थी, आप जब आरोप लगा रहे थे तो आसपास कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। आप जवाब दीजिए। देखिए, जब लॉकडाउन हुआ इस देश में पीपीई का नामो निशान नहीं था, वेंटिलेटर नहीं था, जो वेंटिलेशन बेड्स थे, आईसीयू वेंटिलेशन कुछ नहीं था। वो कहां से आया? 2-3 महीनों में इतने पर्याप्त मात्रा में कहां से आया? ये राशि कहां से आई? लेकिन ये सवाल अगर करें, क्या आप कहेंगे? आप 30 सेकंड में छोटा सा। आज ये लॉकडाउन की बात करते हैं, आप कहां थे जब लाखों प्रवासी मजदूर नंगे पांव महाराष्ट्र, यूपी, बिहार जा रहे थे? प्रियंका गांधी ने बच दिया। जहां एक और प्रवासी मजदूर तो वहीं दूसरी ओर जनता थी किस तरह से मजबूर, बताएंगे आपको। लेकिन आप देखते रहिएगा एबीपी न्यूज, और कल आपको कोलकाता से यानी कि एबीपी न्यूज की जन्मभूमि से दिखाएंगे शिखर सम्मेलन, जहां बड़े बड़े नाम शिरकत करेंगे और बड़ी बड़ी बातें रखेंगे, और जनता होगी जो सबसे बड़ा किरदार होगी इस पूरे में। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री। पश्चिम बंगाल की राजनीति में रणनीति रोज रोज बदल रही है। पूछते हैं जनता से क्या है उनके सवाल। क्या सवाल है आपका? मेरा प्रश्न यहाँ जो टीएमसी के प्रतिनिधि हैं उनसे है, ये कह रहे हैं यहाँ खेला होवे। ये खेला होवे का अर्थ क्या है? राजनीति एक गंभीर विषय है, लोगों सुशासन से जुड़ा है, हम जैसे युवाओं का भविष्य इससे जुड़ा है, और आप कहते हैं खेला होवे। इतने गंभीर विषय को आप मतलब एक खेल समझते हैं? खेल क्या मतलब है ये? क्या भाई कौन सा खेल है जो आप खेल रहे हैं? और जीतेंगे कि हारेंगे तो जनता बताएगी। भाई साहब, कभी खेल का मैदान देखे हैं कि नहीं पता नहीं। जब 2 दल मैदान में उतरता है तो एक जीतता है और एक हारता है। तो हमारे कहने का आशय है कि खेल का मैदान जैसे है, चुनाव के मैदान में मिलेंगे और खेला होवे। संदर्भ यही है क्या आपको लगता है? ये टीएमसी और बीजेपी वालों का लैंग्वेज ही इस तरह का है कि खेला होबे, मार देंगे, माटी ते पूते दे वो, तो ये लैंग्वेज इस तरह से ये लोग इस्तेमाल करते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, ये किस तरह का नैरेटिव बंगाल में बनाना चाहते हैं बीजेपी वाले और तृणमूल वाले? ये कहते हैं सोनार बांग्ला बनाएंगे, वही मुकुल राय, शुभेंदु अधिकारी और अर्जुन सिंह को लेके कौन सा सोनार बांग्ला बनाने वाले? बीजेपी तो कहती है कि उनके कार्यकर्ता पे कार्यकर्ता मर रहे हैं। चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है, कोई ये खेला का मैदान नहीं है कि एक जीतेगा एक हारेगा। देखिए ये तो सही है, जीतेगा हारेगा तो पक्का है, ये हारेंगे हम जीतेंगे, सत्ता में हम आएंगे, ये तो पक्का है। जो जनता की आवाज है वो सबसे ज्यादा दिलचस्प होती है। क्या कह रही है महिलाएं, पूछना चाहेंगे उनसे। मैडम, बोला गया था 0 बैलेंस अकाउंट, तो फिर पैसा 3000 रुपए क्यों रखना पड़ेगा अकाउंट पे मेंटेनेंस के लिए? बैंक से सवाल है कि जनता से सवाल है? क्या सवाल है आपका? लोगों से पूछते हैं कि आखिरकार क्या सोच रहे हैं। आपका एक सवाल था, क्या सवाल है आपका? मैं उन शिशिर बाबू से बोलना चाहता हूँ कि उन तो सब बोलते हैं ना, धर्मवाद, हिंदू बात बोलते हैं। तो दिलीप घोष जो पिछले एक मीडिया चैनल पे बोला कि दुर्गा कहाँ से आ जाता है, दुर्गा तो हमारे माँ होता है, हम तो दुर्गा पूजा करते हैं, छोटे बेला से देखते आते हैं। राम तो बीजेपी आया, उसके बाद में इधर राम चलता है, राम तो भगवान है, तो उस बारे में उसको क्या अरे तो बीजेपी आया तो राम थोड़ी लाया है, राम तो बीजेपी के पहले से है, राम ने थोड़ी, और बीजेपी के कहने से थोड़ी राम आए। क्या सवाल है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, शायद इनको ये नहीं पता है, भगवान राम और माता दुर्गा में एक अटूट संबंध है। देखिए ऐसा है, ये फिर बीच में बोल रहे हैं, आदत के बस लाचार हैं। किस्सा यह है कि जो हम अभी जो दुर्गा पूजा जब करते हैं, जो शरद के वक्त, सही माने में बसंत पूजा को दुर्गा पूजा कहते हैं, वो जो अभी हम पूरे हिसाब से करते हैं वो अकाल बोधन है। क्यों है? भगवान राम को ये बोला गया था कि यदि तुम राक्षस को मारना है तो दुर्गा की आराधना करो 108 नील कमल से। दुर्गा ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक कमल को सरका दिया। जब राम देखे कि उनका क्या कहते हैं, उनका जो लोचन है वो नील कमल है, उन्होंने तीर उठा के अपनी आंख निकालने गए, तब दुर्गा माता प्रकट होके बोली कि तुम्हारा परीक्षा हो। अभी दुर्गा किसके लिए प्रकट होंगी, टीएमसी के लिए कि बीजेपी के लिए? देखिए ऐसा है, इन लोग तो मानते नहीं हैं, इन लोग तो मानते नहीं हैं। जहां तक भगवान हैं वो हम सबके हैं, जनता हमारे संग है। जनता किसके साथ है तो जनता बताएगी, लेकिन ये राम किसके हैं इसका जवाब कौन देगा? देखिए, राम तो हमारे हैं,
हम तो राम की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, राम का नाम लेकर राजनीति नहीं करते। दुर्गा का नाम लेकर राजनीति नहीं करते। राम और दुर्गा के बीच में वाम मोर्चा कहाँ रह गई? मैम, सबसे बड़ा मसला है राम और दुर्गा का नहीं। आज सबसे बड़ा मसला हमारे देश में जैसे नौकरी का, जो आज सबसे जो बोल रहे थे कि जो किसानों के फसलों का दुगना दाम देंगे, आज पिछले 82 दिन से किसान जो है बैठे हुए धरने पे 1 मिनट में। और इस राज्य में जो ममता बनर्जी बोल रही थी कि हर साल 2 लाख लोग को काम देंगे, पिछले 11 फरवरी को देखा होगा नवन्नों में जो वामपंथी दल के लोग जा रहे थे, नौजवान छात्र अपने काम की मांग पर, उस पे जनरल डायर की तरह जो है आदेश दिया पुलिस मंत्री ने। और एक नया शब्द आया है, रोज एक नया शब्द आता है राजनीति में, लेकिन हम आपको बताएंगे कि शिखर सम्मेलन में और बड़े बड़े नेताओं के बीच क्या सोच रही है बंगाल की जनता। आप देखते रहिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री सीधे राजरहाट से मेरे साथ एबीपी न्यूज पर। स्वागत है आपका एक बार फिर। कौन बनेगा मुख्यमंत्री में जनता बताएगी, फैसला कुछ ही दिनों बाद। लेकिन क्या है लोगों के सवाल इस बार, क्या सवाल है आपका? मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि से कि जिस तरह से वो भारतीय संपत्ति को, जिस तरह से वो सरकारी संपत्ति को अपनी निजी संपत्ति मानकर दिन प्रतिदिन बेचते जा रहे हैं, आज नौजवानों को देख रहे हैं कितने सारे टी शर्ट पहन के, आज आपने रेल बेच दिया, आपने भारतीय पेट्रोल बेच दिया, या निजी संपत्ति आपकी नहीं है? क्या कारण है भाई? आप जितनी संपत्ति होती है सरकार कहती है हम सब बेच देंगे, सवाल उठ रहे हैं। यदि इस देश का ही मनुष्य, हमारा देशवासी, यदि कोई भी शेयर खरीदे तो इनको लग रहा है कि गलत है, क्योंकि इनके हिसाब से हमारे देशवासी का तो कोई जगह नहीं है, क्योंकि इनके बेच क्यों रहे हैं? सवाल पूछ रही है जनता, क्यों बेच रहे हैं? मैं वही तो बोल रहा हूँ। शेयर जो कंपनी का शेयर है, शेयर जो अपने देशवासी खरीद रहे हैं, इनको चाहिए कि पड़ोसी देश वाले आए, क्योंकि इनके वोटर वो हैं, इनके सपोर्टर वो हैं। यहाँ बगल में रोहिंग्या बस्ती है। जहाँ तक पीएसयू का है, ये रेल बेच दिया, ये बोल रहे हैं। भैया मेरे, यदि इतना इलम नहीं है तो बोला तो मत करो, कौन सा रेल बेचे एक तो बता दो। बेचे नहीं है तो क्या सवाल उठा? बात उठा रही थी, बोल रही थी। देश में हम दो हमारे दो की सरकार चल रही है, जहां पर अंबानी और अडानी को सब कुछ बेचा जा रहा है। देशवासी मतलब अंबानी अडानी और कोई वाम मोर्चा 34 साल राज किया बंगाल में। जो हालत थी, सारे शटर डाउन हो गए, सारे फैक्ट्रियों के। जो बची कुची कसर थी उसको सुधारने की कोशिश की टीएमसी ने, ऐसा बार बार कह रही है। क्या कहेंगे? यहाँ पर भी वही 34 साल में जो बाएं मुहाज की सरकार ने काम किया है, उसके बावजूद जो है से आज तृणमूल कांग्रेस पिछले 10 साल में क्या किया है? एक ऐसा कल कारखाना बताए पिछले बता दीजिए, आप ही बता दीजिए। आप पिछले 11 फरवरी को नवन्नो अभियान हो रहा था, उसमें जैसे महदुल इस्लाम मिद्दा जैसे जो काम की मांग पर आए थे, उनके ऊपर जो है यहाँ की सरकार ने पुलिस ने युवा जब विरोध करते हैं आपकी सरकार का, तो नवन्नो के सामने सरकार ने गोली चला दी। और 10 साल से आप सत्ता में हैं, कुछ तो बता दीजिए जो आपने किया होगा, वो 5 चीजें जो टीएमसी की सरकार ने। पहला आपका सवाल ही गलत है कि गोली चला दी। गोली कुछ नहीं चला है। आंदोलन का पुलिस ने लाठीचार्ज किया है और उसके बाद उस शख्स को वहां से गायब करा दिया गया और बाद में पता चलता है कि उसकी मृत्यु हो गई है। हो सकता है आंदोलन को हाईलाइट करने के लिए हमारे वामपंथी भाई मार दिए हो। ये बताइए, गायब हो जाता है कोई तो पुलिस क्या कर रही थी, तो सरकार क्या कर रही थी? एक आदमी राज्य से गायब हो जाता है तो पुलिस और सरकार क्या कर रही है? उसका तदंत चल रहा है। और रहा बात 10 साल का, तो 10 साल का दीदी का रिपोर्ट कार्ड है, उसके बदौलत हम लोग समर्थन मांग रहे हैं। मैं तो आपसे 3 बातें पूछ रही हूँ, रिपोर्ट कार्ड भी नहीं। मुझे 3 काम बता दीजिए जो आपकी सरकार ने किए हैं, जो युवा जानना चाहता है। 3 बड़े काम इस इलाके के। पहला नंबर बात तो इनसे पूछिए कि मोदी जी को अंबानी के घर पोता पैदा। मैं आपसे सरकार की बात करती हूँ, राज्य की। आप चले जाते हैं केंद्र पर, मुद्दा नहीं बचा है। अगर ममता दीदी काम करती तो अभी अंडा भात खिलाने की जरूरत नहीं आती, तब युवाओं के पास रोजगार होता, वो सेल्फ एम्पावर होते। बात करते थे उत्तर प्रदेश और बाकी राज्य की। ये देखिए, ये अब ये एक और रिपोर्ट कार्ड, ये है टीएमसी का फेल कार्ड। और उसका मैं सबसे बड़ा उदाहरण दूं, 10 साल के बाद, 10 साल यदि ये काम करते तो गोधूली के वक्त इनको द्वारे नहीं जाना पड़ता। ये इसमें मैं 1-2 लाइन बोलूं। मैली चादर ओढ़ कर
द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन पछताऊं। यदि आप काम किए होते, आज आपको 10वें साल, जब आप गोधूली नहीं, आप संध्या में जा रहे हैं, निशा में जा रहे हैं, आपको उस वक्त। अब ये क्या काम है? 10 साल खत्म होने आ रहे तो आप दुआरे दुआरे सरकार बता रहे हैं। सरकार 9 साल क्या कर रही थी? भाई साहब, मोदी भक्त है ना, तो झूठ भी ऐसा सजा के बोलते हैं कि वो सच लगता है। दीदी का आपको समझना होगा कि 10 साल का जो लाया हुआ प्रकल्प है, उसमें अगर कोई छूट गया हो तो दीदी दोबारा चांस दी है कि आपको नहीं, सरकार आपका घर जाएगी और सबको उसका फायदा। अरे ये काम आपने पहले क्यों नहीं कर दिया? चुनाव के 6 महीने पहले क्यों याद आया? मैं यहाँ पे अपने टीएमसी के भाई से पूछना चाहता हूँ कि पिछले 10 साल में एक ऐसा कल कारखाना बताया जहाँ पे जो है यहाँ के पश्चिम बंगाल के नौजवान भाई को काम मिला हो, और पिछले 7 साल से ये बेच रहे हैं। एक ऐसा कल कारखाना बताया जहाँ बीजेपी सरकार आने के बाद हमारे देश में एक ऐसा कल कारखाना हमने खरीदा और बनाया है। दोनों भाइयों से पूछ रहा हूँ मैं कि टीएमसी और बीजेपी के लोगों ने कितना कल कारखाना बनाया। मुझे ये बताइए, हर कल कारखाने में यूनियन तो आपकी होती है, काम आप नहीं करने देते, ताला आप लगवा देते और दोनों सरकार की गलती बता देते हैं। जो सरकार आई है 8 घंटे की जगह में 12 घंटा काम करने पे मजबूर कर रही है। जो ब्रिटिश सरकार काम कर रही थी कि 16 घंटा काम करा करके खून ले रही थी, आज वही ब्रिटिश सरकार के जैसे 34 साल आपकी सरकार थी, मुझे ब्रिटिश की बात मत बताइए, 3 दशक की वाम मोर्चा की बात बता दीजिए। 34 साल में हमारे इस राज्य के किसानों को जो है जमीन मिला, 34 साल में पंचायती राज मिला। आज भी जब टीएमसी की सरकार कुछ नहीं कर पाई इस कोरोना महामारी के दरमियान। क्या जनता ये मानती है? जनता से पूछ लेते हैं ना, मैं क्यों सवाल का जवाब दूं? आपको लगता है कि वाम मोर्चा ने बेहतर काम किया था? शिशिर जी से एक क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य साथी दिलीप घोष जो बोल रहे थे कि फेलियर है, और स्वास्थ्य साथी के लाइन में दिखा गया उन्हीं का फैमिली स्वास्थ्य साथी कार्ड बनाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। क्या बताइए, लोगों की तबीयत खराब हो जाती है स्वास्थ्य साथी कार्ड को लेकर, उस पर भी बीमारी के सवाल। देखिए, सबसे बड़ा समस्या क्या है? आयुष्मान भारत के जो कार्ड होल्डर है, उसको पूरे देश में चिकित्सा मिलता है। स्वास्थ्य साथी बंगाल के सरहद से बाहर जैसे जाएंगे वो कार्ड बंद है। बंगाल में भी बहुत सारे अस्पताल नहीं कार्ड लेते हैं, इसीलिए तो ममता बनर्जी को बोलना पड़ता है तुम्हारा लाइसेंस ले लेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर आयुष्मान से बेहतर बंगाल की स्कीम है और जनता को पसंद आ रही है, तो क्या दिक्कत है बीजेपी को? जनता को पसंद आने का कारण क्या है कि विकल्प तो है नहीं। ये आयुष्मान भारत को साथ में रखो। देखिए, बंगाल जहाँ की इतने प्रवासी यहाँ के मजदूर हैं, उनका क्या होगा? वो जैसे इस राज्य से बाहर जाएंगे, उनके पास कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं है, वो अपने ऊपर खड़े रहेंगे और उनके पास कोई विकल्प नहीं है। क्यों कि ये नहीं। अच्छा, और ये ना भूलें, यही हमारी मुख्यमंत्री महोदया आयुष्मान भारत के लिए इन्होंने एक MOU किया और उससे वो नकार गई। सरकार के पास कहती है पैसे नहीं है, आप कहते हैं आपकी सरकार में पैसे नहीं है, तो ये स्वास्थ्य साथी का 5 लाख का बीमा का खर्चा क्या पड़ोसी राज्य देंगे? स्वास्थ्य साथी से इसीलिए बीजेपी वालों को दिक्कत है कि स्वास्थ्य साथी कार्ड के माध्यम से साधारण लोग को 5 लाख का फ्री चिकित्सा मिल रहा है और प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में ताला लग जा रहा है। एक के बाद एक सवाल और जवाब लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। और आपको याद दिला दें, शिखर सम्मेलन कल सारे दिन कोलकाता से। रहिएगा सिर्फ और सिर्फ ABP न्यूज पर, आपको रखे आगे। लोगों के ही मुंह से क्या है सवाल आपका? क्या पूछ रहे थे आप? मेरा प्रश्न है, जो ममता बनर्जी स्वास्थ्य साथी कार्ड बनाया उसमें बराद्द किया 1,500 करोड़, तो बोला 10 कोटी लोग को दे दिया है, तो 10 कोटी लोग को दे दिया तो पर हेड में 150 रुपया करके गया, तो कहाँ से स्वास्थ्य साथी कार्ड होगा? कहाँ से स्वास्थ्य साथी हुआ? सरकारी आंकड़े हैं। आपका भी एक सवाल था, क्या कहेंगे? क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है, बीजेपी सरकार से पेट्रोल और डीजल का दाम कब कमेगा? पेट्रोल और डीजल का दाम बताइए, कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन मान लीजिए जैसे आग लग गई है पेट्रोल और डीजल के दामों में, पहले पूछेंगे कि तृणमूल कांग्रेस स्वास्थ्य साथी के पैसे से क्या सरकार की ही तबीयत खराब हो रही है? बिल्कुल गलत बात है। स्वास्थ्य साथी कार्ड को दिखाकर लोगों फ्री 5 लाख रुपए का चिकित्सा का लाभ ले रहे हैं और प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी जितना है उनको तकलीफ हो रही है। इसीलिए बीजेपी को भी तकलीफ हो रही है, क्योंकि कोई भी एग्जीक्यूटिव फोन करता है कि सर आपको इंश्योरेंस कराना है, तो वो बोलती है मेरा इंश्योरेंस तो 5 लाख रुपए का दीदी ने करवा दिया है, अब हमको कोई प्राइवेट कंपनी का। आयुष्मान भारत से क्या दिक्कत है?
उसके साथ आयुष्मान भारत भी लागू कर दीजिए, दोनों एक साथ चले तो क्या दिक्कत है? एकदम आयुष्मान भारत में कंडीशन है कि घर में फ्रिज नहीं होना चाहिए, टीवी नहीं होना चाहिए, किंतु स्वास्थ्य साथी में कोई कंडीशन नहीं है। कितनी सच्चाई है इस बात में, ये सब कंडीशंस की? सच्चाई ये है कि एक तरफ तो दिवालिया हो गया यहाँ का राजकोष, और स्वास्थ्य साथी में मुझ जैसा आदमी भी उसको बीमा मिलता है। मेरे को क्या दरकार है हमारे? तो इसका मतलब क्या यहाँ 10 करोड़ जो आबादी है सब एकदम जनता जनार्दन के पास, किसी के पास पैसा नहीं है? बताइए क्या जरूरत है सबको देने की? आप कहते हैं कि किसी की बात नहीं रखते, अब दे दिया तो दिक्कत। सबसे पहला बात है कि आज देश में ऐसा नौबत क्यों आया कि एक तरफ स्वास्थ्य साथी, एक तरफ आयुष्मान भारत। आज हमारे देश के मेडिकल सेंटर का हालात खराब है। सरकारी सेक्टर है, जितना भी सरकारी मेडिकल है, वहाँ जो है नर्स नहीं है, डॉक्टर नहीं है। बिना पीपी किट के कितने डॉक्टर और नर्सेज मारी गए हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता, 34 साल आपने राज किया, 70 साल आपने राज किया देश में, और आज अगर हालत खराब है तो उसके लिए टीएमसी और बीजेपी जिम्मेदार है। आज हिंदुस्तान में जो कुछ भी है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कांग्रेस का देन है। और अभी हम सरकार में नहीं है, अगर सरकार में है टीएमसी और सरकार में बीजेपी, तो सवाल उनसे पूछना चाहिए, जवाबदेही उनकी बनती है। और ये बात जो कहा गया है स्वास्थ्य साथी, हमारे हॉस्पिटलों के हालात इतनी खराब है कि आज भी डॉक्टरों को पीपी किट तक नहीं मिल रहा। क्या बात कहेंगे आप कह रहे पीपी किट इंडिया बना रहा है, यहाँ कुछ मिल ही नहीं रहा है जमीन पर। जहाँ तक देश की मूलभूत सुविधा का है, इस देश के रक्षा मंत्री, जो कांग्रेस के रक्षा मंत्री सदन के पटल में बोले कि हम लोग सरहद पे वहाँ पर सड़क नहीं बनाते, इसलिए नहीं बनाते कहीं चीन घुस ना आए। ये तो इनकी रक्षा है। रक्षा का क्या करेंगे बताइए? एक और भारत चीन चला जाता है बंगाल की लड़ाई में, तो वहीं दूसरी ओर जनता के सवाल जिनका अभी भी नहीं मिल रहा है जवाब। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, सीधे कोलकाता के राजरहाट से। कौन बनेगा मुख्यमंत्री जानते हैं खुद लोगों से। इस बार किसकी होगी सरकार, किसको देंगे वोट? टीएमसी। तृणमूल कांग्रेस। बीजेपी। कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस। कि जनता किसी को भी वोट दे, लेकिन हम ये जानते हैं और धन्यवाद करेंगे आज हमारे सारे पैनलिस्ट का, शिशिर जी का, साइना का, अमित जी का और साथ ही जमीउल साहब का, कि आखिरकार इस बार इन 4 पार्टियों के मद्देनजर किस तरह होगी चुनाव की रणनीति, क्या कहेंगे लोग। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि शिखर सम्मेलन कल होगा एबीपी न्यूज से, सारे दिन चलेगा और आप देखते रहिएगा, क्योंकि एबीपी न्यूज कोलकाता से आपको बताएगा शिखर सम्मेलन में क्या है बंगाल की नब्ज और क्या सोच रही है बंगाल की जनता। आप देखते रहिए हमारा ये खास पेशकश, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, हर रोज 6 बजे मेरे साथ। फिलहाल कैमरा पर्सन सुजीत सामल और मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। साल के सबसे अहम चुनाव से पहले बंगाल की सियासत के हर बवाल पर बड़े सवाल, जिनका जवाब देंगे सियासत के सबसे बड़े धुरंधर। शिखर सम्मेलन पश्चिम बंगाल 18 फरवरी सुबह 10 बजे से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।